अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 10th क्लास गैसेस एक्सचेंज फर्स्ट चैप्टर है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं गैसेस एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन तबादला करना। किस चीज़ का तबादला करना? गैसेस का। यानी जानदार माहौल के साथ एक तबादला करते हैं गैसेस का। कुछ गैसेस दे देते हैं माहौल को और उसके बदले में दूसरी गैसेस ले लेते हैं। अब ये प्लांट्स में और जानवरों में डिफरेंट हैं, लिहाजा हम इन्हें अलग अलग स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक में मज़ीद आगे डिस्कस करने से पहले हम इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है मेटाबॉलिज़्म। ज़िंदगी की बका के लिए मेटाबॉलिज़्म ज़रूरी है। मेटाबॉलिज़्म ये दो मराहल में मुकम्मल होता है। एनाबॉलिज़्म और कैटाबॉलिज़्म। एनाबॉलिज़्म ये एक तामीरी अमल है। इस दौरान छोटे और सादा मालिक्यूल्स मिलकर बड़े मालिक्यूल्स, पेचीदा मालिक्यूल्स बनाते हैं। और इस दौरान एनर्जी इस्तेमाल होती है। जबकि कैटाबॉलिज़्म ये एक तखरीबी अमल है। इस दौरान पेचीदा मालिक्यूल्स को तोड़कर सादा मालिक्यूल्स में तब्दील किया जाता है। और इस दौरान एनर्जी पैदा होती है जिससे एटीपी की शक्ल में स्टोर कर लिया जाता है। अब ये एनाबॉलिज़्म, इसके हम एग्जांपल समझते हैं। एनाबॉलिज़्म की जो एग्जांपल है वो हम यहाँ पे देते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस ये ऐसा अमल है जिसमें पौधे छोटे सादा मालिक्यूल से पेचीदा मालिक्यूल्स बनाते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड पौधे क्या करते हैं, फ़ज़ा से लेते हैं, ज़मीन से पानी, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बना देते हैं ग्लूकोज। और प्लस ऑक्सीजन ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है जिसे फ़ज़ा में खारिज कर दिया जाता है। जिसमें आप देखें कि ये सादा मालिक्यूल्स हैं। सादा मालिक्यूल्स को सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल सूरज की रोशनी जज़्ब करता है और इस तरह से सादा मालिक्यूल्स को मिलाकर इन्हें ये प्रोडक्ट्स में चेंज कर देता है। अब इस दौरान ऑक्सीजन यहाँ से खारिज हो रही है। जबकि कैटाबॉलिज़्म की हम एग्जांपल लेते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए से खुराक में मौजूद CH बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है और इससे एनर्जी हासिल की जाती है।
यानी ऐसा अमल है जिसमें खुराक में मौजूद CH बॉन्ड्स को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए से तोड़ा जाता है और इस दौरान एनर्जी पैदा होती है और उस एनर्जी को ATP की शक्ल में तब्दील कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है और वो सेल के मुख्तलिफ प्रोसेसेस में इस्तेमाल होती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसकी दो टाइप्स हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन ये होती है कि जिसमें ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ये है कि जिसमें ऑक्सीजन के बगैर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ऑक्सीजन के मदद से तोड़ते हैं। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में तब्दील हो जाता है और इस दौरान एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान यानी जब ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो इस दौरान ATP एनर्जी की जो शक्ल है ये पैदा होती है, यानी इस दौरान ATP पैदा होती है और वो ATP सेल के मुख्तलिफ काम करने में इस्तेमाल हो जाती है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हुआ और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा हुआ। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी इस दौरान छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और ये बना देते हैं C6H12O6 और प्लस 6O2 ऑक्सीजन पैदा करते हैं। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है H2O। इस दौरान यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं तो इस दौरान एनर्जी का इस्तेमाल होता है, यानी इस दौरान एनर्जी फराहम की जाती है। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है तो इसमें एनर्जी फराहम की जाती है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इस दौरान एनर्जी पैदा होती है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ लौट कर आते हैं। हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज। इसमें आप देखें कि सेलुलर रेस्पिरेशन यानी ज़िंदगी जो है वो मेटाबॉलिज्म से है और मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़े हैं कि दो प्रोसेस हैं, एक एनाबॉलिज्म है, दूसरा क्या है, कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म आपने देखा कि इसमें यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये जिस तरह फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बन रहा है और साथ साथ ऑक्सीजन पैदा हो रही है, और इस दौरान सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है। यानी इसमें एक जानदार को एक गैस की ज़रूरत होती है, जबकि दूसरे अमल में दूसरी गैस उससे खारिज होती है। यानी इस दौरान आप देखें कि ऑक्सीजन खारिज हो रही है और इस दौरान यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसीलिए जानदार गैसेस का तबादला करते हैं। यानी जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो ऑक्सीजन की मदद से
ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके और वाटर को ग्लूकोज बनाया जाता है। तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो इसलिए जानदार क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन हासिल करते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जिस तरह पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं और प्रोडक्ट्स बना देते हैं, यानी एक गैस हासिल करके दूसरी गैस दे देते हैं। तो इस तरह से गैसेस का तबादला करते हैं, इसे गैसेस एक्सचेंज कहा जाता है। अमूमन तनफ़ुस और यानी ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन को एक ही कंसिडर किया जाता है, हालांकि ये दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अभी हम इनके दरमियान में फ़र्क नोट करते हैं। ब्रीदिंग यानी तनफ़ुस, सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग सांस लेना, ये फ़िज़िकल अमाल होते हैं, यानी तनफ़ुस एक फ़िज़िकल अमाल होते हैं जिसमें ऑक्सीजन वाली हवा को जिस्म में ले जाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को जिस्म से खारिज किया जाता है। यानी ये फ़िज़िकल अमाल होते हैं कि जिसमें जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को जिस्म से खारिज किया जाता है। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल अमाल होते हैं जिस दौरान ग्लूकोज को कार्बन, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए से तोड़ा जाता है और इससे एनर्जी हासिल की जाती है जिसे एटीपी की शक्ल में स्टोर कर लिया जाता है। और इस दौरान एनर्जी खारिज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। जबकि इस दौरान यानी जब सांस का अमल हो रहा होता है, इस दौरान एनर्जी खारिज नहीं होती। ये कहाँ पे अवामिल वक़ू पज़ीर होते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन ये सेल्स में वाक़या होती है। जबकि तनफ़ुस या ब्रीदिंग का जो अमल है ये फेफड़ों में। रेस्पिरेशन एक गैर इरादी या इनवॉलेंट्री अमल है, यानी ये हर वक्त होता रहता है और ये हमारे इरादे के तहत नहीं होता, इनवॉलेंट्री होता है। जबकि ब्रीदिंग या सांस लेना ये वॉलंटरी भी हो सकता है और इनवॉलंटरी भी। जब हम सो रहे होते हैं तो उस वक्त गैर इरादी तौर पर, यानी हमारे शऊर के तहत ये अमल नहीं हो रहा होता, बल्कि इनवॉलंटरी ये हो रहा होता है।
यानी जब हम बोलते हैं तो हम सबसे पहले लंग्स में सांस भरते हैं और उसके बाद जब ये हवा बाहर निकलती है वोकल कॉर्ड्स के साथ टकराती है तो इससे आवाज़ पैदा होती है। जब हम इसी तरह से कोई तिलावतें करता है, कोई किरत करता है तो उस पहले सांस अच्छे तरह उसको भर लेते हैं फेफड़ों में और फिर उसके बाद उस हवा को इस्तेमाल करते हुए आवाज़ निकालते हैं। यानी वॉलंटरी भी हो सकता है और इनवॉलंटरी भी। सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। जबकि ब्रीदिंग या तनफ़ुस के दौरान कोई एंजाइम इस्तेमाल नहीं होता। ये था इनके दरमियान में फ़र्क, यानी ये दोनों मुतरादिफ़ नहीं हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन और तनफ़ुस ये एक जैसे नहीं है बल्कि ये डिफरेंट है और इनके दरमियान में हमने मवाजना भी कर लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पौधों में गैसेस का तबादला। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पौधों में जिस तरह से इंसान के अंदर लंग्स हैं, मुंह है, ट्रैकिया है, फेरिंग्स है, तो इस तरह के आर्गन्स या सिस्टम्स वगैरह नहीं होते, बल्कि पौधों में माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं, यानी माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो हम स्टोमेटा के डिटेल में जाने से पहले हम पूरे पत्ते के ट्रांसवर्स सेक्शन को हम स्टडी करते हैं और फिर स्टोमेटा को डिस्कस करेंगे। ये पत्ते का अर्जी तराशा है। इसमें जो बैरूनी जो इसकी सतह है वो क्यूटिकल से ढकी होती है, यानी इसको क्यूटिकल ने मुकम्मल तौर पर ढांपा होता है। और क्यूटिकल ये एक ऐसी लेयर होती है जो कि इसको पानी के ज़िया से बचाती है और उसके अलावा एब्रेशन से बचाती है, यानी रगड़ की वजह से बचाती है। ये पत्तों के इर्द गिर्द भी होती है, फ्रूट्स के इर्द गिर्द भी होती है। और उसके बाद यहाँ पे ये है अपर एपिडर्मस, ये वाली लेयर है बालाई, जिसे कहा जाता है उर्दू में बालाई एपिडर्मस। और ये मेसोफिल सेल्स होते हैं। इसके आगे टाइप्स हैं, ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं और ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी ये प्लास्टिड्स हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल ये सूरज की रोशनी को जज़ब करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। तो ओवरऑल इसे हम कहते हैं मेसोफिल। ये पैलिसेड और ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं। और ये जो निचली तह है इसे ज़ेरी एपिडर्मस कहा जाता है, ज़ेरी एपिडर्मस। और इनके दरमियान में ये जो खला है इसे एयर स्पेसिस कहा जाता है। यानी जब हवा दाखिल होती है स्टोमेटास के ज़रिए से। ये स्टोमेटा दो गार्ड सेल्स पर मुश्तमिल होता है और ये जो गार्ड की ओपनिंग ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हवा इसमें से दाखिल हो जाती है और ये दरमियान में जो एयर स्पेसेस हैं, जो खला है, इसमें हवा चली जाती है और इसमें हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड ये जज़ब कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के अमल की वजह से ये खुराक तैयार करते हैं। जबकि इसके जो बाई प्रोडक्ट के तौर पर जो ऑक्सीजन पैदा होती है, जब ये हवा यहाँ से खारिज होती है तो वो फ़ज़ा में चली जाती है। यानी ये ऑक्सीजन इस तरह से फ़ज़ा को दे देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा से जज़ब कर लेते हैं। यानी प्लांट्स में इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है, हवा का
यानी गैसेस का तबादला होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये स्टोमेटा किस तरह से ओपन होते हैं और किस तरह से ये क्लोज़ होते हैं। क्योंकि स्टोमेटास के ज़रिए से पौधे हवा का भी तबादला करते हैं और उसके अलावा जो पानी के ड्रॉप्स जो खारिज करते हैं, यानी पानी भी ये खारिज करते रहते हैं हवा के अंदर। तो पानी और गैसेस का तबादला स्टोमेटास के ज़रिए से होता है। लिहाजा ये किस तरह से खुलते हैं और किस तरह से बंद होते हैं ये हम अभी स्टडी करते हैं। स्टोमेटा किस पर मुश्तमिल होते हैं? गार्ड सेल्स पर। और गार्ड सेल्स की जो शक्ल है ये किडनी से मिलती है, यानी अंदरूनी जानब ये कर्व्ड होते हैं। इनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है तो इनमें ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होती है, यानी इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, ग्लूकोज की मिकदार। और जब ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होगी तो ये सराउंडिंग से ये पानी जज़ब कर लेंगे। जब सराउंडिंग से पानी जज़ब करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर पैदा होता है, पानी इसमें भर जाता है और इसकी वजह से ये फूल जाता है। इसका यानी जब ये फूलता है तो उस दौरान इसका जो अंदरूनी हिस्सा है ये वाला, ये ज़्यादा मोटा होता है, इसकी मोटाई ज़्यादा होती है और ये वाला जो हिस्सा इसका होता है ये पतला होता है। तो जब इसमें पानी भर जाता है तो इसका ये वाला हिस्सा कम फैलेगा और ये वाला ज़्यादा फैलेगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे गुब्बारे को मुख्तलिफ़ शक्लें दी जाती हैं, और उसकी रीज़न भी यही होती है कि गुब्बारे के एक हिस्से का जो उसकी मोटाई है, जो थिकनेस है, वो ज़्यादा होती है। तो जिसकी ज़्यादा होती है वो कम फैलेगा और जिसकी पतली तय होती है वो ज़्यादा फैलेगा, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ शक्लों में तब्दील हो जाता है। सेम इसी तरह से जब इसमें पानी भरेगा, पानी भरने की वजह से ये फूल जाता है और फूलने की वजह से ये इस तरह से फैल जाएगा और दरमियान में ओपनिंग या सुराख पैदा हो जाएगा और इस तरह से स्टोमेटास दिन के वक्त खुल जाते हैं। जबकि रात के वक्त ये होता है फोटोसिंथेसिस का अमल रात के वक्त रुक जाता है। रात के वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा होता है। तो जब फोटोसिंथेसिस का अमल रुकेगा तो ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाएगी, यानी ग्लूकोज उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा होगा। तो फिर इस दौरान क्या होगा कि इसमें से पानी निकल जाएगा, तो जिसकी वजह से ये जो गार्ड सेल्स हैं ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और इस तरह से स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो स्टोमेटा यानी इसके ज़रिए से गैसेस का तबादला होता है, लेकिन ये दिन और रात में इसकी ओपनिंग और क्लोजनिंग डिफरेंट होती है। रात के वक्त कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं और दिन के वक्त कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं पौधों में, ये भी हम स्टडी करते हैं। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ़ और सिर्फ दिन के वक्त ही होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होती है। तो ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ दिन के वक्त होता है, रात के वक्त नहीं होता। रात के वक्त क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। और दिन के वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन भी और फोटोसिंथेसिस भी, फोटोसिंथेसिस यानी ये दोनों अवामिल हो रहे होते हैं। दिन रात के वक्त सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन तो हर वक्त जारी रहता है, क्योंकि प्लांट्स हैं या जानवर हैं
जितने भी जानदार हैं सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो रेस्पिरेशन का अमल हर वक्त हो रहा होता है। तो रात के वक्त ये होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन फ़ज़ा से जज़ब करते हैं, यानी पौधे जो है जो उन्होंने दिन के वक्त बनाई होती है ऑक्सीजन फ़ज़ा में छोड़ देते हैं, तो रात के वक्त वो ऑक्सीजन जज़ब कर रहे होते हैं। जबकि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन पैदा हो रही होती है वो साथ ही साथ सेलुलर रेस्पिरेशन के अमल में उसको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही होती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होती है उसे फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन को सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी दिन के वक्त पौधे सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस साइड बाय साइड कर रहे होते हैं, यानी साथ साथ चल रहे होते हैं, जबकि रात के वक्त सिर्फ और सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है। वुडी प्लांट्स में गैसेस का जो तबादला है वो लेंटिसेल्स के ज़रिए से होता है। लेंटिसेल्स तो इसकी डायग्राम को हम समझते हैं। ये एपिडर्मिस है और यहाँ से ये फट जाती है और इसके ये जो पैरन काइमेटस जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ कहते हैं सेल्स के ग्रुप को जो एक ही तरह का काम सर अंजाम दें। ये पैरन काइमेटस टिश्यूज़ होते हैं, यही ये ओपनिंग बनाते हैं, सुराख बनाते हैं, जिसको लेंटिसेल्स कहा जाता है। तो लेंटिसेल्स ये बालग जड़ों के, यानी जिनके ऐसे दरख्त या जिनकी जड़ें बहुत मोटी होती हैं, बालग जड़ें होती हैं, उनमें पाए जाते हैं। और जो बार्क रखने वाले, जो छाल रखने वाले जो पौधे होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं और इनके ज़रिए से गैसेस का तबादला करते हैं। बालिग जड़ों और तनों में, तनों की छाल में ये सुराख पाए जाते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स में भी जिस तरह से सेब है, आम, नाशपाती वगैरह, इनकी सतह को, सरफेस को भी अगर आप देखें इसमें भी सुराख होते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहा जाता है। फ्रूट्स की सतह पर भी लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, जैसा कि आम, सेब, नाशपाती वगैरह। तो इनके ज़रिए से, लेंटिसेल्स के ज़रिए ऐसे पौधे जिनकी जो छाल है वो काफ़ी मोटी होती है और डायरेक्टली पानी के वेपर्स और गैसेस का तबादला उसमें से नहीं हो सकता, तो वो क्या करते हैं, लेंटिसेल्स के ज़रिए से गैसेस का और पानी का
तबादला करते हैं। उसके बाद है छोटी उम्र की जड़ों में गैसेस का तबादला। जो पौधे बहुत छोटे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो डायरेक्टली ज़मीन के नीचे जब गाढ़े होती हैं तो ज़मीन में एयर स्पेसेस के अंदर हवा होती है और हवा उनके अंदर डायरेक्टली डिफ्यूज़ कर जाती है यानी नफूस कर जाती है। डिफ्यूजन का अमल होता है कि एक जगह पर अगर किसी गैस की मिकदार ज़्यादा है तो वो उस जगह चली जाती है जहाँ उसकी मिकदार कम है। तो इस तरह से ये जो इन्हें गैस चाहिए होती यानी कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करना चाहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हासिल कर लेते हैं और ऑक्सीजन इनके अंदर अगर ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर देते हैं, नफूस कर जाते हैं। तो इस तरह से जो छोटी उम्र की जड़ों में गैसों का तबादला डिफ्यूजन के ज़रिए या नफूस के ज़रिए से होता है। आबी पौधों में यानी जो पानी के अंदर पौधे रहते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कुछ हिस्सा उसका सूरज को फेस करता है और कुछ हिस्सा उसका पानी के अंदर डूबा होता है, जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूबे होते हैं। तो वो पानी में चूँकि ये गैसेस हालशुदा होती हैं तो पानी से वो ऑक्सीजन को जज़ब कर लेते हैं और पानी के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक गैसेस एक्सचेंज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इंसान के अंदर किस तरह से गैसेस का तबादला होता है वो पढ़ेंगे। शुक्रिया।